नए हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉयल विंगमैन ड्रोन के बढ़ते प्रभुत्व के बारे में। हम ये भी जानेंगे कि इन ड्रोन का महत्व दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ता जा रहा है। और न सिर्फ इस समय भारत बल्कि रूस से भी एक ऐसी रिपोर्ट सामने निकल के आई है जो कि यहाँ पर एक स्टेप ऊपर जाती दिखाई पड़ती है। हम सब अच्छे से जानते हैं कि इस समय दुनिया के तमाम देश रशिया यूक्रेन युद्ध से प्रभावित होकर के इस प्रकार के अत्याधुनिक और घातक ड्रोन्स का निर्माण कर रहे हैं, जो कि दुश्मन के टैंक्स को, उनके कॉलम्स को और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और हाल ही में आप सब ने सुना होगा कि जो यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन है, इन्हें एक पेटेंट प्राप्त हुआ है जिसके आधार पे ये एक नए लॉयल विंगमैन ड्रोन का निर्माण करेंगे। लेकिन ये लॉयल विंगमैन ड्रोन कन्वेंशनल ड्रोन की तुलना में थोड़ा अलग होने वाला है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत ने भी कैसे लॉयल विंगमैन ड्रोन की टेस्टिंग को शुरू कर दिया है। दोस्तों, यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन से एक नई रिपोर्ट सामने निकल के आई है जो कि एरियल कॉम्बैट टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक नए रेवोल्यूशन को स्टार्ट कर सकती है। दरअसल उन्हें एयर लॉन्च अनमैन एरियल व्हीकल का एक पेटेंट प्राप्त हुआ है। और ये जो एयर लॉन्च अनमैन एरियल व्हीकल है, ये साधारण नहीं होगा, बल्कि इसे SU-57 फैलन को विशेषतया ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है। और इसमें बहुत सारे मॉडर्न वॉरफेयर स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल किया गया है जो कि रशिया यूक्रेन युद्ध में रूस ने सीखी हैं। ये ट्रेडिशनल ड्रोन से काफ़ी अलग होगा क्योंकि इसको लॉन्च करने के लिए किसी रनवे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही इसमें हमें रोटरी सिस्टम देखने को मिलेगा, बल्कि ये जो अनमैन एरियल व्हीकल होगा ये SU-57 के इंटरनल वेपन बे में कैरी किया जाएगा और हवा में ही SU-57 फैलन से इसको डिप्लॉय किया जाएगा। डिप्लॉय होने के बाद इसके जो एडवांस सेंसर्स हैं और दूसरे सिस्टम हैं, ये इसे टारगेट की तरफ लेकर के बढ़ेंगे। इस ड्रोन की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव होने वाली है। दरअसल इस ड्रोन को इस प्रकार के बनाए जाने का पीछे का जो मकसद है वो ये है कि SU-57 की जो स्टेल्थ प्रोफाइल है उसको मेंटेन करके रखा जाए और इन ड्रोन को भी स्टेल्थी तरीके से एनिमी के जो कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस है वहाँ पर भेजा जा सके। इस ड्रोन को पावर करने के लिए टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि इसे अप्रॉक्सीमेटली 715 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार प्रदान करेगी। और इसकी जो सर्विस सीलिंग होने वाली है ये 8 किलोमीटर से ज़्यादा की होगी। यानी कि इतने छोटे साइज के ड्रोन को डिटेक्ट कर पाना एनिमी के रेडार के लिए आसान बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये गुपचुप तरीके से जो एनिमी के इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, जिसमें सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम हो सकते हैं, उनके घातक रेडार सिस्टम हो सकते हैं, एमुनिशन डिपो हो सकता है या और भी दूसरे जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होगा। इसको डिफेंस एक्सपर्ट अनमैन एयर व्हीकल के क्षेत्र में जो मिनिचराइज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें एक बड़े माइलस्टोन के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि इसके फ्यूजलाज में हमें वो सभी नेसेसरी कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन में होने ज़रूरी होते हैं। इस ड्रोन में हमें हेड, मिडिल और टेल सेक्शन को इस प्रकार से विशेषता डिज़ाइन होते दिखाया गया है जिससे ये पता चलता है कि इसकी जो फ्लाइट होगी वो काफ़ी स्ट्रीमलाइन होगी और ये कॉम्प्लेक्स मनूवर करने में भी सक्षम होगा। इसको पावर करने के लिए जो टर्बोजेट इंजन है वो एक नोजल के साथ देखने को मिलेगा जो कि इसे एफिशिएंट थ्रस्ट प्रदान करेगा। और इसमें एयर इनटेक्स भी दिए जाएंगे जो कि स्मूथ ऑपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस ड्रोन में हमें स्वेप्ट विंग्स देखने को मिलेंगी जो कि इसकी मनूवरबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करेंगी। वहीं इसमें 2 फिन ऑल मूविंग टेल देखने को मिलेगी जो कि प्रिसाइज कंट्रोल के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम वॉरहेड की बात करें तो दूसरे लोइटरिंग म्यूनिशन के तुलना में इसका जो वॉरहेड है ये फ्यूजलाज के सेंटर पर होगा, क्योंकि आगे का जो हिस्सा होगा वहाँ पर ऑप्टिकल सिस्टम हमें देखने को मिलेंगे जो कि टारगेट एक्विजिशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक अनुमान है कि इसका जो वॉरहेड है ये फ्यूजलाज के सेंटर पर होगा। हालांकि ये कितना वॉरहेड कैरी करेगा इसको लेकर के जानकारियां अभी क्लासिफाइड रखी गई हैं, लेकिन माना जा रहा है कि हर प्रकार के मिशन को एग्जीक्यूट करने में ये सक्षम होगा। इसमें एडवांस नेविगेशन सिस्टम और सेंसर्स देखने को मिलेंगे जो कि प्रिसाइज पोजीशनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसका जो इस्तेमाल है वो इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्विलेंस मिशन में किया जाएगा। वहीं इसका इस्तेमाल अटैक मिशन में भी किया जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर एक अनमैन एयर व्हीकल को तकरीबन 2 से ज़्यादा सुखोई 57 जो हैं ये एक नेटवर्क इन्वायरमेंट में कंट्रोल कर सकेंगे।
यानी कि मल्टीपल एक्सेस इसमें होगा और टारगेट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो डिसीजन है वो लिए जा सकेंगे। हालांकि अभी यहाँ पर इसका निर्माण आगे बढ़ाया जा रहा है। ये कब तक बन के तैयार होगा, इसको लेकर के कोई स्पष्ट रिपोर्ट तो सामने नहीं आई है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इस ड्रोन के आने के बाद SU-57 फैलन को एक तगड़ा फोर्स मल्टीप्लायर मिलने वाला है, जो कि मॉडर्न बैटलफील्ड के सिनेरियो को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। हालांकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट या ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल सिर्फ SU-57 फैलन का हिस्सा नहीं होगा, बल्कि दूसरे उनके जो फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है, जिसमें SU-75 चेकमेट, SU-35 और दूसरे जो एयरक्राफ्ट हैं उनमें भी ये ड्रोन कैरी किए जाएंगे। कुछ रिपोर्ट तो ये भी सजेस्ट करती है कि जो लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स है इस सैकड़ों ड्रोन को एक साथ कैरी करने में सक्षम होंगे, जिसका सीधा मतलब ये है कि अलग अलग साइजेस में हमें ये ड्रोन देखने को मिल सकते हैं और एज अ स्वार्म ये ऑपरेट करने में सक्षम होंगे। तो यहाँ पर चीज़ें स्पष्ट हैं कि रूस ने यूक्रेन युद्ध में काफ़ी सबक सीख लिए हैं और ड्रोन की इंपॉर्टेंस क्या है ये रूस को अच्छे से समझ में आ चुकी है। हमने देखा कि किस प्रकार के ड्रोन्स हैं, चाहे वो ईरान के द्वारा सप्लाई किया गया ड्रोन हो, अमेरिकन ड्रोन्स हो, इजरायली ड्रोन्स हो, इन सभी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और टैंक्स के लिए तो ये साक्षात काल का रूप रहे हैं। या आर्मर्ड व्हीकल की बात करें तो जितना नुकसान इन ड्रोन्स ने पहुंचाया है पूरे युद्ध में, उतना तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स ने भी नहीं पहुंचाया। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से ये जो ड्रोन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी बीच एक खुशखबरी बड़ी आ रही है और ये खुशखबरी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम प्रोग्राम के अंतर्गत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी तेजस के लिए एक लॉयल विंगमैन ड्रोन को विकसित कर रही है, जिसको हम कैट्स वॉरियर के नाम से जानेंगे। और कैट्स वॉरियर को लेकर के एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ऑलरेडी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जो कंपोजिट मटेरियल्स हैं इनकी टेस्टिंग को शुरू कर दिया है, जिनका इस्तेमाल कैट्स वॉरियर प्रोग्राम में किया जाना है। कैट्स वॉरियर में एडवांस कंपोजिट एयरफ्रेम का इस्तेमाल किया जाना है, जो कि इसके लो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन करके रखेगा और इसमें जो क्रिटिकल सिस्टम्स हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे। ये ड्रोन अपने साथ जो इंटरनल वेपन बे है उसमें हथियार भी कैरी करने में सक्षम होगा और एनिमी टारगेट्स को ये न्यूट्रलाइज करने में पूर्णतया समर्थ होने वाला है। इसको पावर करने के लिए P-7 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा और सबसे खास बात यह है कि ये ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलेगा, जहां पर इसमें डबल P-7 इंजन हमें देखने को मिलने वाले हैं, जो कि इसकी परफॉर्मेंस को काफ़ी इन्हांस करेंगे और इसे एक्सटेंडेड रेंज प्रदान करेंगे। जो इस समय कॉन्फ़िगरेशन सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि इसका इस्तेमाल लॉन्ग रेंज मिशन को एग्जीक्यूट करने में किया जाएगा। ये ड्रोन काफ़ी साइलेंट होगा, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा और स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में आएगा। बाकायदा इसको कंट्रोल करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस के एक प्लेटफॉर्म को एज अ मदरशिप इस्तेमाल करेगी, जिसको हम कैट्स मैक्स के नाम से जानेंगे। करंट स्टेटस की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कैट्स वॉरियर कॉन्सेप्ट पे आधारित जो स्केल मॉडल्स हैं इन पे टेस्टिंग शुरू कर दी है और जो इनिशियल ट्रायल्स हैं इन्होंने वैल्यूएबल डाटा इस डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए प्रदान कर दिए हैं। जो फुल स्केल प्रोटोटाइप डेवलपमेंट है ये बहुत जल्द शुरू किया जाएगा और माना जा रहा है कि जो फुल स्केल मॉडल हैं इनके ट्रायल 2025 के अंत तक या 2026 की शुरुआत में शुरू हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।